नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। हम बात कर रहे हैं लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की। लगातार गतिविधियां बढ़ रही हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी नेता चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो बतौर टिकटार्थी अपने विधानसभा क्षेत्र से लेकर पटना तक की लगातार दौड़ लगा रहे हैं। अभी तक गठबंधन का स्वरूप भी तय नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है लगभग वही रह जाएगा, चाहे वो महागठबंधन का स्वरूप हो चाहे एनडीए का हो। लेकिन टिकट किसे मिलेगा, सीट किसे मिलेगी, इसको लेकर अभी किचकिच दोनों गठबंधनों में है, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, चाहे पीके की बात कर लें। तो ये जो संघर्ष हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, पहला संघर्ष तो यही है कि टिकट किसे मिलेगा। हम टिकट ले लें, यही आधी जीत मान ली जाती है। तो आज हम बात करते हैं बिहार के कैमूर जिले की। वहां 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर है। 4 विधानसभा क्षेत्र में स्थिति यह है कि आपको 3 सीटों पर महागठबंधन का प्रत्याशी जीता हुआ है, आरजेडी का, और चैनपुर में बीएसपी जीता था, न कि एनडीए न महागठबंधन। ये और बात है कि जीतने वाला व्यक्ति विधायक जदयू में चला गया, तो उसे आज की तारीख में एनडीए का माना जा सकता है। यानी 4 के चारों सीटों पर एनडीए का सुपड़ा साफ। हम बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर कि आने वाले समय में कौन कौन टिकटार्थी है। हमारे साथ हैं कैमूर और शाहाबाद की राजनीति को समझने वाले विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लगातार आप बतौर पत्रकार सक्रिय हैं। आपसे बात शुरू करें तो एक एक विधानसभा क्षेत्र की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले रामगढ़ की चर्चा करते हैं। काफी चर्चित व्यक्ति है सुधाकर सिंह, जो वहां राजद से विधायक बने 2020 में, और बीएसपी से अंबिका सिंह दूसरे स्थान पर है और बीजेपी तीसरे स्थान पर चली गई अशोक सिंह। इस बार क्या स्थिति आपको दिख रही है? क्या इन तीनों का टिकट रह जाएगा? क्या सुधाकर सिंह चुनाव लड़ेंगे या कुछ और परिवर्तन आएगा? क्या होगा? सुधाकर सिंह तो सांसद बन गए हैं। हाँ, दरअसल रामगढ़ विधानसभा सीट पे लंबे अरसे से समाजवाद और समाजवादियों की ही पकड़ रही है। लगातार चुनाव समाजवादी जीतते रहे हैं, लेकिन 2010 के चुनाव में भी, हालांकि 2009 में जगदानंद जब यहाँ से विधायक थे, लोकसभा चले जाने के बाद जब सीट खाली हुई तो अपने पुराने नेता अंबिका यादव को टिकट दिया। अंबिका यादव उपचुनाव जीते रामगढ़ से। फिर 2010 में भी भरोसा जताया, 2010 में भी अंबिका यादव चुनाव जीते। लेकिन 2015 में अंबिका यादव चुनाव हार जाते हैं और पहली बार वहां से भाजपा की जीत होती है और चुनाव जीत जाते हैं अशोक सिंह। इसके बाद 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने अंबिका यादव का टिकट काट कर जगदानंद सिंह या फिर राजद सुधाकर सिंह को टिकट देता है, और विषम परिस्थिति में सुधाकर सिंह चुनाव जीतते हैं। विषम परिस्थिति में इसलिए कि 2020 के चुनाव में अंबिका यादव बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, और ये माना जा रहा था कि जो राजद का माई समीकरण है पूरी तरीके से दरक गया है। दिख भी रहा था कि कोर वोटर राजद के साथ नहीं थे बल्कि बसपा के साथ थे। लेकिन इस विषम परिस्थिति हुई थी, हाँ, 189 या 289 समथिंग 300। सुधाकर सिंह को जहां 32.4% वोट मिला था, वहीं अंबिका सिंह को 32.3%, यानी 0.1% से ये चुनाव 1% का अंतर। 1% भी कहा, 0.1% जी, वही 58,083 वोट सुधाकर सिंह को मिला था और 57,894 वोट अंबिका सिंह को मिला था। तो विषम परिस्थिति में सुधाकर सिंह राजद के टिकट पे चुनाव जीते। जीतने के बाद फिर वही होता है, 2024 में वे लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लोकसभा भी जीत जाते हैं बक्सर से, जहां से उनके पिता 2019 का चुनाव हारते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल जगदानंद के ही परिवार में जगदानंद के सबसे छोटे बेटे अजीत सिंह पे भरोसा जताया और अजीत सिंह उपचुनाव लड़े 2024 का, लेकिन बुरी तरीके से हारे। बुरी तरीके से इसलिए कि करीब 58,000 वोट जो सुधाकर सिंह ने पाया था 2020 के चुनाव में, ये 36,000 पे आ गए उपचुनाव में। और पूरी तरीके से जो लड़ाई है भाजपा और बसपा के बीच में हो गई,
हालांकि करीब 1500-1600 वोटों से अशोक सिंह चुनाव जीत गए। और अंबिका यादव उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं थे, अंबिका यादव के भतीजे उम्मीदवार थे सतीश यादव पिंटू। तो रामगढ़ की स्थिति इस चुनाव में भी काफी दिलचस्प है, काफी कांटे की है। और अभी से सांसद सुधाकर सिंह रामगढ़ के गांव-गांव का भ्रमण कर रहे हैं। कैंडिडेट कौन कौन है? राजद से कौन कैंडिडेट वहां संभावित है? राजद से संभावित 90% अजीत सिंह, बहुजन समाज पार्टी से 90% सतीश यादव पिंटू, और भाजपा से 90% कह दीजिए अशोक सिंह, जो वर्तमान में एमएलए हैं। आप 90% मतलब बता रहे हैं तीनों का, तो बाकी भी तो कुछ कैंडिडेट हैं। तो मान लीजिए 2-4 अगर हर दल में कैंडिडेट है तो उनकी संभावना 1-2% ही है। नहीं, इन तीनों दलों में तो 10% में कोई दिख रहा है। हो सकता है कि कोई आवेदन दे दिया हो गुप्त तरीके से, क्योंकि चर्चा नहीं है। अच्छा, सक्रियता टिकट मांगने वाला भी उस क्षेत्र में नहीं है। हाँ, ठीक, हाँ, एकदम सक्रियता इन तीनों के अलावा शून्य है। हालांकि एक नई पार्टी जनसुराज आई है, इसको लेकर के अभी दावेदारी फंसी हुई है कि किसको मिलेगा। 2-3 चेहरे सामने आ रहे हैं, अब उसमें से किसको मिलेगा ये कहना मुश्किल है जनसुराज के संदर्भ में। लेकिन तीनों दलों, जनसुराज में राजद छोड़ जनसुराज में गए आनंद सिंह, जो कैमूर जिले के जनसुराज के जिला अध्यक्ष हैं, और राजद से ही राजनीति की शुरुआत की डॉक्टर जवाहर बिंद। हालांकि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर जवाहर बिंद। और कोई एक उपाध्याय जी का नाम सामने आ रहा है। ये 3 लोग जनसुराज के टिकट के लिए पूरा एड़ी चोटी का मेहनत और लगा रहे हैं। मनोज भाई, अगर हम मोहनिया की बात करें तो वहां 2020 के चुनाव में संगीता सिंह राजद से विधायक बनती हैं और निरंजन राम बीजेपी से दूसरे स्थान पर रहते हैं। राजद को वहां 61,235 और बीजेपी को 49,181 वोट मिलता है। करीब करीब 7.5% का वोट अंतर है। 37.84% राजद को और 30.39% बीजेपी को मिलता है। तो इस बार क्या बीजेपी निरंजन राम को ही टिकट देगी या बदलेगा? ये सुरक्षित सीट है। निरंजन राम एक तरीके से मैं कह दे रहा हूं टूट गए हैं। अच्छा। वह इसलिए कि संगीता कुमार ने अपनी जो राजनीति का ककहरा सीखा वो राष्ट्रीय जनता दल समाजवाद के छतरी के नीचे, और वे पहली बार चुनाव लड़ी और ठीक ठाक वोटों के अंतर से चुनाव जीती। जीतने के 2-2.5 साल के बाद वे भाजपा में चली गई। तो भाजपा हर हाल में संगीता को टिकट देगी, इसलिए कि वे एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आई हैं और निरंजन राम को हरा चुकी हैं उसी कंस्टिट्यूएंसी में। तो भाजपा को ये लग रहा है कि संगीता को ही क्यों न उम्मीदवार बनाया जाए। तो भाजपा से संगीता को लगभग आप डन मानिए। और जहां तक महागठबंधन की बात है तो ये माना जा रहा है कि मोहनिया सीट पे राष्ट्रीय जनता दल ही चुनाव लड़ेगा। तो राष्ट्रीय जनता दल से 2-3 नाम सुर्खियों में है। एक श्वेता सुमन है, जो श्वेता सुमन 2020 के चुनाव में बसपा और रामविलास पासवान जी की पार्टी का जो अलायंस हुआ था उसके साथ वो चुनाव लड़ी थी 2020 में और करीब 45-46 हजार वोट प्राप्त की थी। तो श्वेता सुमन राष्ट्रीय जनता दल, सुमन देवी श्वेता चुनाव लड़ी थी, आरएलएसपी की उम्मीदवार थी, लेकिन गठबंधन था बसपा से। हाँ, तो उनको मिला था 39,855 वोट। अच्छा, 39, हमको याद था कि करीब 45-46 हजार। सुमन देवी, श्वेता सुमन, हाँ नाम होगा, लेकिन कागज पर सुमन देवी नाम है। आरएलएसपी हाँ तो ठीक है। सीलिंग फैन उनका। तो ये श्वेता सुमन जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की टिकट के लिए अपना गुहार लगा रही हैं। एक हैं अकलू राम, जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं, वे भी अपनी मेहनत कर रहे हैं कि टिकट पार्टी हमें दे। इसके बाद 1-2 नाम और है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। मतलब राजद में कई कैंडिडेट हैं दावेदार। एक चीज और समझ लिए कि अंदर खाने निरंजन राम राजद खेमे में भी हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि निरंजन राम का राजद से पुराना रिश्ता रहा है। जब वे पहली बार 2014 के उपचुनाव में एमएलए बने, क्योंकि भाजपा को पहली जीत निरंजन राम ने दिलाया था मोहनिया सुरक्षित सीट पर,
लेकिन उसके पहले वो राजद के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, उसके पहले बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं निरंजन राम। मतलब हर दल में घूम चुके हैं निरंजन राम। हाँ, 2005 में निरंजन राम मोहनिया सुरक्षित सीट से बसपा पे चुनाव लड़े, हारे। उसके बाद 2010 का चुनाव राजद के टिकट पर लड़े, हारे। हारे या नहीं, अब थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन 2014 में वे भाजपा के टिकट पे चुनाव उपचुनाव लड़े, जीते। 2015 में जीते, लेकिन 20 में चुनाव वे हार गए। तो टिकट कटने का अंदेशा देख वे राजन पुराने घर के तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। तो और जन सुराज से वहां कौन कैंडिडेट हो सकता है मोहनिया सुरक्षित से? जन सुराज के तरफ से 2-3 नाम सामने चल रहा है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मोहनिया सुरक्षित सीट पे एक नाम है गीता पासी का, और गीता पासी वो नाम है कि जो पहला जिला परिषद का, चूंकि वो 3 जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं और एक मामूली मतों से हार गई, लेकिन वो दूसरी बार जिला परिषद सदस्य बनी है, वो भी सामान्य सीट पर। एक सुरक्षित महिला का सामान्य सीट पर चुनाव जीत जाना बड़ी बात है। जिला परिषद भी 5 से 6 पंचायतों का एक उसका क्षेत्र होता है। तो गीता पासी भी टिकट के लिए, क्योंकि फिलहाल वे भाजपा में हैं, तो भाजपा की तरफ भी आवेदन दिया था। मौखिक रूप से उनका आवेदन राजद के तरफ भी है। हालांकि जनसुराज इस फेरे में है कि अगर गीता पासी जनसुराज में आती हैं तो टिकट दिया जाएगा, क्योंकि इनका बेस है, इनका जनाधार है। तो जनसुराज में भी 2-3 उम्मीदवार हैं, 2-3 उम्मीदवार मोहनिया सुरक्षित सीट पर जनसुराज से भी हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं भभुआ की। तो भभुआ में भी आरजेडी ही जीती है, भारत बिंद 2020 का चुनाव, और रिंकी रानी पांडे बीजेपी से थी तो दूसरे स्थान पर रह गई। और भारत बिंद को जो है 57,561 वोट यानी 32.98% वोट मिलता है, और पिंकी रानी पांडे यानी बीजेपी को 47,516 वोट 27.22% उनको वोट मिलता है। हालांकि आरएलएसपी ने वहां खेल बिगाड़ दिया था, और इसके कैंडिडेट थे वीरेंद्र कुमार सिंह जो 21.21% वोट लाए यानी 37,014 वोट। तो क्या इस बार राजद के साथ कैंडिडेट कौन कौन रहेंगे, और बीजेपी क्या रिंकी रानी पांडे को देगी या कोई गठबंधन में सीट दूसरे को भी चला जा सकता है? देखिए, भरत बिंद को जब राजद ने टिकट दिया तो टिकट देने से पहले वे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, भरत बिंद। मतलब कैमूर में आपके यहाँ जितने लोग हैं सब दल घूम चुके हैं लगभग। हाँ, तो भरत बिंद बसपा के बतौर प्रदेश अध्यक्ष थे और चुनाव सामने खड़ा था। तो राष्ट्रीय जनता दल भभुआ सीट को जीतने के लिए 2-3 चेहरों पे एक्सरसाइज किया था, जिसमें भरत बिंद का भी नाम था, और एक जो आरएसपी से लड़े हैं वीरेंद्र कुशवाहा, उनका भी एक्सरसाइज किया था। एक्सरसाइज किए भी चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि वीरेंद्र कुशवाहा राजद में नहीं आए, लेकिन भरत बिंद बड़ी मुश्किल से पटना बसपा कार्यालय से भागकर राजद कार्यालय में आए थे और उनको टिकट मिला, चुनाव जीते। लेकिन 2-2.5 साल के बाद 2-2.5 साल के बाद वे फिर भाजपा में चले गए। तो आज स्थिति यह है कि भाजपा फिर सोच रही है कि दूसरे दल से भाजपा में आए, भरत बिंद पे ही भरोसा जताया जाए। जहां तक रिंकी रानी पांडे का है, वे भी कड़ी मेहनत कर रही हैं, पैरवी लगा रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नकारात्मक ही उनके प्रति होगा। भरत बिंद भाजपा से चुनाव भभुआ से लड़ेंगे। अच्छा, भरत बिंद राजद से लड़ेंगे, और बीजेपी क्या नहीं, बीजेपी के पास रह जाएगी? हाँ, भरत बिंद भाजपा से ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा से चुनाव लड़ेंगे तो मतलब भाजपा के पाले में वो सीट रहेगी, इसकी संभावना अधिक है। दूसरे कोई और व्यक्ति जो भरत बिंद का पीछा कर रहे हो कि टिकट हमको मिल जाए भाजपा का, या भाजपा के साथ उसमें अभी 2 दिन पहले ही एनडीए का जो विधानसभा स्तर पे कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, तो जितने भी टिकटार्थी हैं वे जो अपना बैनर पोस्टर लगाए उसमें विधायक को हटा करके लगाए, खुद का लगाए। हालांकि सभी मंत्रियों का लगाए, जो यहाँ के एमएलसी हैं, मिनिस्टर हैं, या फिर एनडीए के मिनिस्टर हैं, उनका सबका लगाए, लेकिन स्थानीय विधायक का अपने
बैनर पे उनको जगह नहीं दिया। तो विरोध है। भभुआ से, हाँ, भभुआ से भाजपा का टिकट लेने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन वे लंबी फहरिस्त में ही रह जाएंगे। भरत बिंद पे पार्टी भरोसा जताएगी। उस लंबी लिस्ट में 2-4 व्यक्ति जो टॉप पर हो, उनका नाम उसमें रानी रिंकी पांडे भी हैं। उसके बाद उनके भसुर हैं, वे कुछ दिन पहले फेसबुक लाइव आ करके कहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं रहे हैं कैमूर के जितेंद्र पांडे बबलू, वे भी लगे हुए हैं। तो भाजपा में नेताओं की कमी नहीं है टिकट लेने के लिए। बहुत सारे लोग अंदर अंदर आवेदन दे रहे हैं अपने पटना के और दिल्ली के पसंदीदा नेताओं के यहाँ। और महागठबंधन में क्या स्थिति रहेगी? महागठबंधन की जो और की जदयू के जिला अध्यक्ष रहे स्वर्गीय प्रमोद पटेल, उनका हाल फिलहाल पहले ही निधन हो गया। हालांकि उन्होंने राजनीति की शुरुआत जनता दल से ही किया था, राजद से एमएलए भी बने। तो अभी देख रहे हैं कि उनका पूरा परिवार पटना जा करके राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया है और डॉक्टर प्रमोद पटेल की पत्नी पूरा भभुआ विधानसभा घूम रही हैं। करीब 6 महीना 1 साल पहले से वीरेंद्र कुशवाहा, जो अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं और जो रालोसपा छोड़ करके राजद में 3-4 साल पहले आए, वे भी काफी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वीरेंद्र कुशवाहा और डॉक्टर प्रमोद पटेल की पत्नी में कोई एक उम्मीदवार महागठबंधन राजद के तरफ से होगा। वहां पे जनसुराज के उम्मीदवार, वहां पे जनसुराज के मजबूत दावेदार हैं। वो नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं भभुआ सदर के जौनी आर्य। हालांकि उनका परिवार पॉलिटिकल रहा है, लेकिन वो नीतीश कुमार की पार्टी से उन लोगों का सरोकार है और पहले से ही है, आज भी है। लेकिन जौनी यार जनसुराज का बैग उठा लिए हैं। बसपा से भी वहां पे मजबूत दावेदारी 2-3 लोगों की है। बबलू तिवारी हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं बसपा के टिकट के लिए। उसके बाद लल्लू पटेल हैं, जो वर्तमान में जिला परिषद हैं, यंग हैं, उनका युवाओं में काफी अच्छी पकड़ है। तो लल्लू पटेल और बबलू तिवारी में बसपा जिसको पसंद करे वो रहेंगे। अब हम लोग चैनपुर की बात कर लेते हैं। चैनपुर से बीएसपी के मोहम्मद जमा खान है, जो बाद में जदयू में चले गए 2020 में चुनाव जीतने के बाद, मंत्री भी बने। फिर ब्रिजकिशोर बिंद है बीजेपी के, वो दूसरे स्थान पर रह गए थे। मोहम्मद जमा खान को जब बीएसपी से वो चुनाव लड़े थे तो उनको 95,245 वोट मिला था और बड़ी मतलब संख्या रही है 46.24%, जबकि बीजेपी 70,951 वोट पर सिमट गई थी तब, मात्र 34.4% वोट पर। तो यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ पे जदयू से जमा खान चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंदर खानी आवाज ये आ रही है कि वो इस बार यहाँ से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। अच्छा, और पिछला चुनाव जो में उनको करीब 1 लाख जो वोट मिला था, करीब 1 लाख। तो इसके पीछे एक कहानी ये है कि वहां पे महागठबंधन के उम्मीदवार को 45-46 वोट मिला था। कांग्रेस के खाते में वो सीट गई थी और मीरा कुमार ने वीटो लगा करके शिवसागर के रहने वाले एक नौसिखिए नेता को यहां से टिकट दे दिया और महागठबंधन का वोट पूरी तरीके से बसपा में शिफ्ट हो गया। कांग्रेस के थे प्रकाश कुमार सिंह, वहां से चुनाव लड़े थे और मात्र 5,414 वोट सिमट गए थे। हाँ, मात्र 5,000 वोट मिला था और महागठबंधन का पूरा वोट जमा कुशवाहा बसपा के जो उम्मीदवार थे उस समय उनमें शिफ्ट कर गया। हालांकि भाजपा को वहां पे वोट का नुकसान नहीं हुआ। भाजपा चैनपुर में अधिकतम वोट पाई है 70,000 के आसपास। लेकिन इस बार की स्थिति काफी जटिल है, क्योंकि चैनपुर विधानसभा में सबसे अधिक दावेदारी अगर किसी दल की ओर से है तो बसपा की ओर से है। यहाँ पे
अच्छे खासे राजनेता। बीएसपी तो अकेले चुनाव लड़ती है, किसी गठबंधन में तो अभी नहीं है। टिकट लेने वालों की दावेदारी, अच्छा चैनपुर सीट से टिकट लेने वालों की दावेदारी सबसे अधिक चैनपुर से है। अच्छा, बीएसपी में एक हाँ, लंबी कड़ी है, उसमें काफी पैसे वाले लोग हैं, पॉलिटिकल भी हैं, कुछ लोगों का और नाम हम जो सक्रिय वहां हो। पे एक एक भान जी हैं, जाति से राजपूत हैं, आलोक सिंह हैं, जाति से राजपूत हैं, उसके बाद राजा खान हैं, तीन के बाद तीन और नाम है, लेकिन एक तीन जो नाम है, ये नाम एनडीए को मुश्किल में डालेगा, और क्योंकि एनडीए के वक्फ बिल महागठबंधन, हम महागठबंधन से कौन कैंडिडेट होंगे? महागठबंधन से देखिए ब्रजकिशोर बिंद चैनपुर से चुनाव एनडीए भाजपा से जीतते रहे हैं, मंत्री भी बने थे एनडीए की सरकार में, लेकिन जमा खां जब जदयू में आ गए और ये माना जा रहा है कि जमा खां चैनपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में ब्रजकिशोर बिंद का पत्ता साफ है। तो 2 दिन पहले ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि ब्रजकिशोर बिंद के गाड़ी पे जो भाजपा का झंडा लगा था उसको उन्होंने उतार दिया है। अच्छा, तो उतार दिया है तो ये माना जा रहा है कि उन्होंने भाजपा छोड़ दिया अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अभी चैनपुर और जिले के चारों सीटों पर यह तय नहीं हुआ है कि महागठबंधन की ओर से कौन सी सीट किसको मिलेगी। हाँ, किस पार्टी को मिलेगी, लेकिन यह माना जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से ब्रजकिशोर बिंद संभावित उम्मीदवार हैं। राजद ही लड़ेगी या कांग्रेस? राजद, कांग्रेस, वीआईपी एंड अलायंस, चैनपुर जिस अलायंस के तहत जिस दल को जाता है। और एक और हैं भोला यादव हैं, वो जिला परिषद भी हैं भभुआ में, और वे पार्टी के महासचिव भी हैं, तो वे भी चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे दिख रहा है, समझ में जो आ रही, जो अंदर खाने की जो रिपोर्ट आ रही है, उससे ये लग रहा है कि नहीं, जमा खां को हराने के लिए ब्रजकिशोर बिंद को ही मैदान में महागठबंधन उतारेगा। और जन सुराज से, और वहां से जन सुराज से जिस घर में एक दौर में जनसंघ का दिया जला था, जनसंघ से जो आदमी चुनाव लड़े थे और 4-5 मर्तबा वे विधायक भी बने चैनपुर से, उसके बाद फिर 1996 में बक्सर से सांसद बने, 2004 तक के लोकसभा चुनाव में उनके बेटे हैं हेमंत चौबे। वे भी भाजपा के दरवाजे पर कई बार गए, टिकट नहीं मिला, जबकि पिता सांसद थे लाल मुनि चौबे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है वो। तो लाल मुनि चौबे के बेटे हेमंत चौबे ने जनसुराज ज्वाइन कर लिया है और पीठ पर जनसुराज का बैग लेकर के चैनपुर विधानसभा घूम रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जनसुराज अगर हेमंत चौबे को टिकट देता है, बसपा आलोक सिंह को या फिर भान जी को टिकट देता है, तो एनडीए का ही वो कोर वोटर है और सभी मजबूत लोग हैं। तो इस फिलहाल नहीं है, वक्फ बिल वाले के सवाल पर उनका स्वजातीय वोट भी उनके साथ नहीं है, पूरी तरीके तो नहीं, लेकिन विरोध है। मिला जुलाकर स्थिति यह है कि पूरे कैमूर में चारों विधानसभा क्षेत्र पर टिकटार्थियों की दौड़ शुरू है। पटना राजधानी तक कोई झंडा बदल दे रहा है, कोई झंडा उतार दे रहा है, कोई 2-2 जगह प्रयासरत है कि यहां से नहीं तो वहां से टिकट मिल जाए। लेकिन जब तक टिकट अंतिम तौर पे बट नहीं जाता, नामांकन नहीं हो जाता, तब तक कौन किसका कैंडिडेट है कहना बड़ा मुश्किल है। तो इस क्षेत्र पर आप लगातार नजर बनाए रखिए मनोज भाई, और हम लोग एक एक विधानसभा क्षेत्र की भी समीक्षा करते रहेंगे। पूरे विधानसभा चुनाव में हम लगातार प्रयास करेंगे कि मनोज भाई से जानकारी ले और दर्शकों के सामने उसको परोसे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।